दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 42। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 41 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। उसी तरह आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 42। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सेट। और आज का पहला प्रश्न है, मोना लोवा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो मोना लोवा एक ज्वालामुखी है। वह कैसा ज्वालामुखी है? तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। वहीं और सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग देख लेते हैं। एटना ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये इटली में है। वहीं बात करें मेक्सिको में एक सक्रिय ज्वालामुखी कोलिमा ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी, यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। वहीं बात करें प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें बहुत पहले उद्गार हुआ है और भविष्य में उद्गार होने की संभावना रहती है, उससे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। विसुवियन ज्वालामुखी, विसुवियन ज्वालामुखी, यह भूमध्य सागर में है। फ्यूजिमा ज्वालामुखी, फ्यूजिमा ज्वालामुखी, यह जापान में है। वहीं मेयन ज्वालामुखी फिलीपींस में, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। वहीं मृत ज्वालामुखी जिसमें बहुत पहले उद्गार हुआ हो और भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना नहीं हो, उसे हम लोग मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख है पोपा ज्वालामुखी, यह म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में है। वहीं किलिमंजारो ज्वालामुखी, किलिमंजारो ज्वालामुखी, यह हम लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में है। वहीं चिमराजो ज्वालामुखी, यह जो है दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है कोटापेक्सी। कौन है? कोटापेक्सी ज्वालामुखी, जो इक्वाडोर में है। वहीं अगर क्वेश्चन आए सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, तो ओजोस डेल सलाडो चिली में है। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी, यह चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो यह है कच्छ के रण। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? कच्छ के रण। वहीं हम लोग जानते हैं गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। वहीं सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। हम लोग जानते हैं इंदिरा पॉइंट है की दूरी भूमध्य सागर रेखा से कितनी है? तो ये भूमध्य सागर रेखा से इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। वहीं हम लोग जान लेते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। कौन है? इंदिरा कॉल। वहीं बात करें भारत की पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु है किबुतु, किबितु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और वहीं पश्चिमी बिंदु तो सर क्रीक, पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक। वहीं बात करें भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो जान लेते हैं कौन कौन देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, मलेशिया और किवीरती, इतने देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए दोस्तों, देखते अगला प्रश्न। और प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में दर्रा, तो उत्तर पश्चिम स्थित अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है बोमडिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। वही अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा भी है। यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा भी है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तराखंड की प्रमुख दर्रे, तो उत्तराखंड में है लिपू लेक, लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। ये किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कौन से दर्रे हैं? सिक्किम में
सिक्किम में दर्रा है नाथुला और जिलेपला, नाथुला और जिलेपला दर्रा। वहीं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे तो शिव किला, शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा शिमला को यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। अच्छा, जीवित पुल, जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी ब्राह्मणी और बैतरणी, दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, ब्राह्मणी और बैतरणी। वहीं बात करें नर्मदा, नर्मदा की सहायक नदियां हिरन, हिरन, बरना, तवा, दूधी, ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। वहीं बात करें माही नदी, तो माही नदी हम लोग जानते हैं, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है। चंबल नदी की बात करें, इसकी सहायक नदियां भी पूछ लिया जाता है, काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, पार्वती, बनास, बनास, मेज, ये जो है चंबल की सहायक नदियां हैं, और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, तो ऊंची कीमतें, ऑप्शन नंबर ए, ऊंची कीमतें। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं, उसे कहते हैं न्यूनतम रिजर्व अनुपात, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। वहीं भारत की बात रही तो भारत में मौद्रिक एवं खास नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है, और लागू भी आरबीआई करता है। तो आप लोग बताएं, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख थे। वहीं आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। चलिए दोस्तों, देख प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो इसका कारण क्या होता है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जहां अपर्याप्त उत्पादन क्षमता हो तो वहां कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे ही बैंक दर में कमी हो जाएगी तो ऋण बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली ऋण बढ़ जाएगा। और बैंक दर में जैसे ही वृद्धि होगा, ऋण जो है घट जाएगा, ऋण क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोर्ट या खेल का मैदान होता है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिषद का नाम नहीं है? तो यानी कोर्ट में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? तो पोलो, पोलो जो है कोर्ट में नहीं खेला जाता है। कोर्ट में टेनिस, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, बैडमिंटन और नेटबॉल, नेटबॉल और हैंडबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, ये कहाँ खेले जाते हैं? तो ये कोर्ट में खेले जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं गोल्फ, गोल्फ की बात करें तो गोल्फ के खेल के परिसर को हम लोग क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। वहीं मुक्केबाजी, मुक्केबाजी के खेल के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं?
रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। वहीं एग्जाम में आ जाता है घुड़सवारी। घुड़सवारी घुड़सवारी के खेल परिसर को हम लोग एरीना कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है। क्या कहते हैं? एरीना कहते हैं। वहीं क्रिकेट पिच, क्रिकेट के खेल परिसर जहाँ खेला जाता है उसे पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। पोलो, पोलो फुटबॉल हॉकी, इसके खेल के परिसर को फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार इसकी शुरुआत किया गया था 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। वहीं बात कर लेते हैं ऑस्कर में नामित होने वाली भारत की पहली फिल्म थी मदर इंडिया। कौन सी फिल्म थी? मदर इंडिया। 1957 में नामित किया गया था। 1957 में नामित किया गया था। अच्छा जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। पुलित्जर पुरस्कार इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में हुआ था। वहीं रेमन मैगसेसे पुरस्कार इसकी शुरुआत 1957 में हुआ था। वहीं भारत रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। चलिए दोस्तों प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो उनका संबंध शहनाई से था। किससे था? शहनाई से था। बिस्मिल्लाह खां, दया शंकर जगन्नाथ, अली हुसैन खां, इनका संबंध शहनाई से था। वहीं सरोद वादक की बात करें तो अमजद अली खां, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां, मुकेश शर्मा और विश्वजीत राय चौधरी, इनका संबंध सरोद वादक से था। वहीं तबला वादक की बात करें, तबला वादक की तो जाकिर हुसैन और किशन महाराज, गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह, इनका संबंध तबला वादक से है। वहीं बात करें सितार से तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, इनका संबंध किससे है? सितार वादक से है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना की बात हो रही है तो थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। वहीं पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है चंडी मंदिर। कहाँ है? चंडी मंदिर। वहीं बात करें उत्तरी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तरी मुख्यालय है उधमपुर। कहाँ है? उधमपुर। वहीं इसकी बात कर लेते हैं हम लोग दक्षिणी कमांड। तो इसका दक्षिणी कमांड कहाँ है? पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। वहीं इसका ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्रेनिंग कमांड थल सेना का ट्रेनिंग कमांड है शिमला में। कहाँ है? शिमला में है। कहाँ? शिमला में। और इसका मध्य कमांड है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। अगस्त की प्रमुख दिवस जान लेते हैं। 1 अगस्त को हम लोग विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। वहीं हम लोग 12 अगस्त विश्व युवा दिवस मनाते हैं। वहीं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये सम्मेलन कहाँ किया गया था? ये क्योटो में किया गया था। क्योटो जापान का एक शहर है। वहीं आप लोग बताएं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ओजोन संरक्षण ओजोन परत के बचाव हेतु ये
प्रोटोकॉल हुआ था, यह सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में। वहीं जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था 1993 में, जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था 1993 में। वहीं वियना सम्मेलन 1988 में हुआ था। ओजोन परत संरक्षण हेतु बहुपक्षीय पर्यावरण सम्मेलन का हुआ था वियना में 1988 में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन संवर्ग नहीं है? कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो कौन वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को वन का संवर्ग के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार ही देश के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल पर लगभग 33% वन रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 52 में संशोधन हुआ था 1988 में। 1988 में इसमें संशोधन हुआ था और इसमें भी कुछ लक्ष्य रखा गया था, जैसे राजस्थान के जो थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है उसे रोकना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुलेमित नहीं है? वांदीपुर कर्नाटक बिल्कुल सही, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड ये भी सही, सिमलीपाल उड़ीसा, ट्विन वैली सिक्किम ये गलत है, ट्विन वैली नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो रबड़, ऑप्शन नंबर ए, रबड़ जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय होता क्या है? तो जो जैविक उपक्रम से अपघटित हो जाते हैं, जैसे गोबर, कागज, लकड़ी, सूती कपड़ा, ये सारे जैव निम्नीकरणीय हैं। वहीं जैव अनिम्नीकरणीय प्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी ये सारे क्या होते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? बहुत बार देखें सेट में, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। वहीं यजुर्वेद पढ़ने वाले को हम लोग अधर्वयु कहते हैं। वहीं सामवेद पढ़ने वाले को उदगाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उदगाता कहते हैं। और अर्थवेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो हम लोग जानते हैं वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। और कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। वेदांग की संख्या 6 है। तो ज्ञान, इसमें जो है ज्ञान वेदांग नहीं है। तो वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष ये 6 वेदांग हैं। ये 6 वेदांग की रचना की गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दर्शन और उसके प्रवर्तक निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? तो न्याय के गौतम बिल्कुल सही, सांख्य के कपिल सही, उत्तर मीमांसा के जैमिनी ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक उलूक या कनाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? बदरायन है। वहीं पूर्व मीमांसा के है जैमिनी। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? यानी कौन गलत अनुक्रम है? देख लेते हैं कौन गलत अनुक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्रम हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बाबर के पुत्र थे कौन? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र था अकबर। कौन था? अकबर का शाहजहां का जहांगीर, और जहांगीर का औरंगजेब। तो ये गलत है क्योंकि अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर था और जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। वहीं इसमें उत्तर मुगल काल के शासक का भी क्रम पूछ लिया जाता है।
तो वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर मुगल काल प्रथम था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद जहादर शाह, कौन बना? जहादर शाह। उसके बाद फारूक सियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह। उसके बाद बना आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। उसके बाद बना शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद बना अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। और सबसे अंतिम था बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा गया है। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ खां। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म जो है, इनका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। कौन? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1893 में। इन्हें नवाब की उपाधि किसने दिया था? इनको नवाब की उपाधि अंग्रेज दिया था 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। इन्होंने ही मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किया था। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? अब्दुल लतीफ खान ने, अब्दुल लतीफ खान ने 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। चलिए दोस्तों प्रश्न है, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष किया था? तो कब किया था? 1971 में। ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। और फतेहपुर की स्थापना 1971 में करके वहीं पर अपनी राजधानी ले गया था। वहीं अकबर ने फिर राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर लिया था। कहाँ कर लिया था? लाहौर कर लिया था 1585 में, 1585 में। वहीं पूरा जान लेते हैं। अकबर ने जजिया कर पर दास प्रथा का अंत कब किया था? 62 में, 62 में दास प्रथा। 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 64 में जजिया कर को समाप्त किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। वहीं 1575 ईस्वी में इबादत खाने का स्थापना किया था। 1578 में सभी धर्मों को इबादत खाने में प्रवेश की अनुमति दिया था। वहीं क्वेश्चन आता है, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब किया था? 1582 में किया था, 1582 में। और इलाही संबद की शुरुआत कब किया था? 1583 में। क्वेश्चन एकदम आते हैं इससे। और अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1579 में मजहर की घोषणा किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, झलकी की संधि निम्नलिखित में किसके मध्य हुई थी? तो झलकी की संधि निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इससे क्वेश्चन आते हैं कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 को हुआ था, साहू और ताराबाई के बीच, जिसमें साहू जीत गए थे। फिर हुआ था पालखेड़ा का युद्ध। ये कब हुआ था? ये 7 मार्च 1728 ईस्वी को हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। अच्छा आप लोग बताएं, नाना साहब किसे कहा जाता है? तब बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, चार्ल्स मेडकॉफ तथा राजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। राजा रणजीत सिंह से क्वेश्चन आते हैं, यह किस मिसल के थे? तो यह सुकरचकिया मिसल के थे, सुकरचकिया मिसल के थे। राजा रणजीत सिंह यह गद्दी पर कब बैठा था? तो यह गद्दी पर कब बैठा था? 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में। इनका जो राज्य था वह 4 सूबों में विभाजित था, बटा हुआ था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, मुल्तान और लाहौर, ये 4 सूबों में बटा हुआ था। इससे क्वेश्चन आते हैं कि राजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? इनके विदेश मंत्री कौन थे? फकीर अजीजुद्दीन थे। और इसके वित्त मंत्री कौन थे? ये भी एग्जाम में आया हुआ है, दीनानाथ
दीनानाथ राजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा? तो किसने कहा था? लॉरेंस एंड सीले ने, लॉरेंस और सीले ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। डिजराइली, डिजराइली ने क्या कहा? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या कहा था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। वहीं बात करें टी आर होम्स, टी आर होम्स, तो टी आर होम्स ने क्या कहा? बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वहीं वीडी सावरकर ने क्या कहा? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था, हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था। यह किसने कहा था? तो यह कहा था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। वहीं धर्माइयों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह किसने कहा था? यह ई आर रीज ने कहा था, ई आर रीज ने कहा था यह ईसाइयों का, यह धर्माइयों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। और किसने कहा था? न प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, न राष्ट्रीय संग्राम था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तो ये आरसी मजूमदार ने कहा था, आरसी मजूमदार ने कहा था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है फराइजी, फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था शरियतुल्लाह मियां, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात कर लेते हैं अली मुसलियार, यह मोपला विद्रोह के नेता थे, मोपला विद्रोह के नेता थे। कौन? अली मुसलियार। वहीं बात कर लेते हैं चुवार विद्रोह, चुवार विद्रोह के नेता कौन थे? दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह चुवार विद्रोह से संबंधित थे। वहीं बात करें सीताराम राजू, सीताराम राजू या रंपा विद्रोह से संबंधित थे। किस विद्रोह से संबंधित थे? रंपा विद्रोह से संबंधित थे। चलिए आप लोग बताएं फकीर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो मजनू शाह। कौन थे? मजनू शाह थे। वहीं भील विद्रोह, भील विद्रोह के प्रमुख नेता थे सेवाराम। कौन थे? सेवाराम। और अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? यानी प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। वहीं उपराष्ट्रपति की जब बात हो, वाइस प्रेसिडेंट की जब बात हो, तो उसमें कितना प्रस्तावक? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि कितना होता है? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि होती है 15,000 रुपये। कितना होता है? 15,000 रुपये। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है 84, 84 जो है एससी के लिए आरक्षित है। वहीं एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 47 सीटें आरक्षित है। कितने सीटें आरक्षित है? 47 सीटें आरक्षित है। और ये लोकसभा में आरक्षित सीटों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का वर्णन अनुच्छेद 330 में है। किसमें है? 330 में है। चलिए दोस्तों अब परिसीमन की आयोग की बात करें तो परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा के क्षेत्रों का जो संख्या है उसे पुनः निर्धारित करेगा। क्या करेगा? पुनः निर्धारित करेगा। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है, तो इसकी कार्य अवधि कब से कब तक? 1 वर्ष इसके सदस्य का कार्यकाल होता है। कब से कब तक होता है? तो मई से अप्रैल तक, ऑप्शन नंबर बी, मई से अप्रैल तक। सबसे बड़ा समिति होती है प्राक्कलन समिति। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं,
30 सदस्य जो लोकसभा से ही होते हैं। वहीं बात करें लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, ये सारे, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका से लिए गए। वहीं फ्रांस से क्या लिए गए? फ्रांस से लिए गए हैं गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। ये किससे लिया गया है? यह फ्रांस से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए देखते अगला प्रश्न। और प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो ये किस वाद में नहीं माना था? बेरुवाड़ी वाद 1960 में, ये 1960 में चला था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, क्या दिया था? और माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता, जस्ट इसके बाद हुआ था केशवानंद भारती विवाद। इसमें जो है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग माना, इसका मूल अंग माना, और कहा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। यह किस वाद में? तो केशवानंद भारती वाद में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हम लोग जानते हैं यह अनुच्छेद 29 में वर्णित है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, ये वर्णित है। 27 में क्या वर्णित है? किसी को भी धार्मिक कर के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 28 में कि राज्य सरकार द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो ये वित्त आयोग की संस्तुतियों पर। ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग, जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन कब हुआ था? 1952 में पंचवर्षीय योजना के तहत। यह केंद्र और राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच की एक कड़ी होती है। वहीं नीति आयोग, इसका गठन 1 जनवरी 2015 से हुआ। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया है। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो अपचयित होता है यानी क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो किसका रिडक्शन होता है? तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है, और ग्लूकोज का निर्माण होता है। वहीं बात करें जल का ऑक्सीडेशन होता है, जल का उपचयन होता है। हिंदी में कहे तो उपचयन होता है, और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव से आता है?
तो किस गैस के कारण जो है मूत्र में गंध आता है? अमोनिया गैस के कारण। ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया गैस के कारण। लीवर में जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन, लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है और मूत्र का निर्माण होता है। तो आप लोग बताएं मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। कौन सा? मीथेन। CH4 या प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। वहीं बात करें ब्यूटेन या एलपीजी का मुख्य घटक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक है। वहीं बात करें बेंजीन या गैसोलीन का मुख्य घटक है। गैसोलीन का मुख्य घटक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो हम लोग जानते हैं गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कहा गया है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। और इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसी से बल की परिभाषा, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। वहीं न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। यह प्रथम नियम का ही अंग है। दूसरा नियम जो है प्रथम नियम का ही अंग है। इसी से हमको F बराबर ma प्राप्त होता है। वहीं न्यूटन का तीसरा नियम, तो हम लोग जानते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी भी है, ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी भी है, ऊष्मा की इकाई किलो जूल भी है। वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। वाट जो है शक्ति का इकाई है। किसका इकाई है? शक्ति का इकाई है। शक्ति का इकाई वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये शक्ति की इकाई है। तो आप लोग बताएं 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। वहीं 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो 20 यूनिट होगा। कितना होगा? 20 यूनिट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, उसका वेट जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और लोहे का जंग लगना यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। वहीं लोहे की बात हुई तो इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? और ये आवर्त सारणी के 8वां समूह में पाया जाता है। 8वें समूह का तत्व है। सबसे शुद्धतम लोहा की बात करें तो पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है? पिटवा लोहा होता है। 0.12% से लेकर 0.25% इसमें कार्बन पाए जाते हैं पिटवा लोहे में। वहीं शरीर में अगर बात करें लोहे का तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? लोहे की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। और लोहे की अधिकता से लोहयता बीमारी होती है। लोहयता बीमारी होती है लोहे की अधिकता से। ये जो है साउथ अफ्रीका के देशों में ये लोहयता बीमारी अधिक पाई जाती है। चलिए दोस्तों प्रश्न है ब्रेसिका कैम्पेट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है? ये सरसों का है। किसका? सरसों का। मक्का की बात करें तो जिया माइज ये मक्का का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टाइबम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। वहीं धान का वैज्ञानिक नाम
धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? द ओराइजा, ओराइजा स्टीवम, ओराइजा स्टीवा, ओराइजा स्टीवा। वहीं बात करें मेढक का, तो मेढक का हम लोग जानते हैं राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। वहीं बात करें बिल्ली का, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। और कुत्ता का कैनिन फेमिलिरिस, कैनिन फेमिलिरिस। वहीं गाय का बोस इंडिकस, गाय का बोस इंडिकस। और आम का द मेंगीफेरा इंडिका, मेंगीफेरा इंडिका। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? तो सबसे लंबी स्टेज होती है प्रोपेज, प्रोफेज, ऑप्शन नंबर ए। प्रोपेज जो है सूत्र विभाजन का जो स्टेज होता है वह सबसे लंबा स्टेज प्रोपेज होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के यकृत और पेशियों में होता है, यकृत और पेशियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं वसा का संग्रह, वसा का संग्रह संचय किस में होता है? तो एडिपोज ऊतक या वसा ऊतक में होता है। और वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। कौन? एंजाइम। एंजाइम जो है जीव रासायनिक क्रियाओं के कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद होता है मोनोसेक्राइड, ऑप्शन नंबर सी, मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड सबसे सरल रूप होता है मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, अमेनोज ये सारे मोनोसेक्राइड होते हैं। वहीं डाइसेक्राइड की बात करें तो डाइसेक्राइड माल्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज ये डाइसेक्राइड होते हैं। वहीं पॉलीसेक्राइड की बात करें तो स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन ये होते हैं पॉलीसेक्राइड। ये क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड होते हैं। चलिए दोस्तों देख प्रश्न है यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। यकृत में पित्त का निर्माण भी होता है। पित्त का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। वहीं यकृत की बात यानी लीवर की बात हो रही है तो इसका वजन 1.5 से 2 केजी के आसपास होता है, 1.5 से 2 केजी के आसपास होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। अच्छा, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किसका जांच होता है? तो यही यकृत का जांच होता है। किसका जांच होता है? यकृत का जांच होता है, लीवर का। दोस्तों ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो हम लोग पूरा विस्तार के साथ देखे। अगर पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा तो इससे लगभग 150 से 200 प्रश्न हमारे क्लियर हुए हैं। तो पूरा वीडियो को देखना है, समझना है। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। अगर हो सके तो आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए, लिखिएगा तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को वास्तव में अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।